हेलो स्टूडेंट, गौरव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पुष्पी पादपों की आकृति, लेसन 5, 11th बायोलॉजी चैप्टर 5, क्लास 11th, जिसका नाम है पुष्पी पादपों की आकारिकी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादपों की आकृति आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ें दोस्तों। पुष्पी पादप का मतलब होता है वैसा पौधा जिसमें फूल मौजूद हो, उसे पुष्पी पादप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पुष्पी पादपों की आकृति, आकृति का मतलब होता है बाहरी संरचना, यानी कि पुष्पी पादपों की बाहरी संरचना हम इस लेसन में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमने लेसन 3 में यह पढ़ा था कि फूल वाला पौधा एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं, और हमने 3 लेसन में यह भी पढ़ा था कि पादप जगत को कितने उपजगतों में बांटा गया। ये सभी हम पढ़े थे दोस्तों। अगर आप 3 लेसन नहीं पढ़े हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर पढ़ें दोस्तों, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आइकलर ने 1883 ईस्वी में पादप जगत को 2 उपजगतों में बांटा था, क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में तो एंजियोस्पर्म नहीं आते हैं दोस्तों, फेनरोगैम्स में एंजियोस्पर्म आते हैं। तो दोस्तों, फेनरोगैम्स की ओर आगे बढ़ते हैं। फेनरोगैम्स को 2 भागों में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। हम सभी जानते हैं दोस्तों, एंजियोस्पर्म में फूल वाले पौधे आते हैं। लेसन 3 में हमने पढ़ा था कि पुष्पी पादप एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। यद्यपि एंजियोस्पर्म की आकृति अथवा बाहरी संरचना में बहुत विविधता पाई जाती है, फिर भी इन उच्च पादपों का विशाल समूह हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। इन उच्च पादपों में मूल यानी कि जड़, स्तंभ यानी कि तना, पत्तियां, पुष्प तथा फलों की उपस्थिति इसका मुख्य अभिलक्षण है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, एंजियोस्पर्म की सबसे मुख्य अभिलक्षण है मूल, स्तंभ, पत्तियां, पुष्प तथा फल। ये सभी उपस्थिति इनका मुख्य अभिलक्षण है। यानी कि दोस्तों, हम जान चुके हैं कि पुष्पी पादपों की आकृति 7 होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला मूल, तना, पत्ती, पुष्पक्रम, पुष्प, फल, बीज। ये 7 दोस्तों पुष्पी पादपों की आकृति हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए पुष्पी पादपों की आकृति कितने हैं, तो 7 होते हैं। पुष्पी पादपों की आकृति 7 होते हैं। पहला जड़, दूसरा तना, तीसरा पत्ती, चौथा पुष्पक्रम, 5वां पुष्प, 6ठा फल और 7वां बीज। याद रखिएगा दोस्तों, पूरी तरह से एकदम याद रखिएगा, पुष्पी पादपों की आकृति 7 होते हैं। तो दोस्तों, अब हम मूल्य के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जड़ के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। पुष्पी पादपों की आकृति की पहला भाग मूल्य। दोस्तों, मूल्य के बारे में पढ़ेंगे। पौधे का वह हिस्सा जो भूमि के अंदर छिपा हुआ होता है। पौधे का वह हिस्सा जो भूमि के अंदर छिपा हुआ रहता है, जड़ या मूल्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मूल्य किसे कहते हैं? पौधे का वह हिस्सा जो भूमि के अंदर छिपा हुआ होता है, जड़ या मूल्य कहलाता है। जड़ें मिट्टी के कणों को परस्पर बांधे रखती है। याद रखिएगा दोस्तों, जड़ें मिट्टी के कणों को बराबर से परस्पर बांधे रखती है और पौधे को भूमि पर अस्थिर रखती है। ठीक है दोस्तों, जड़ क्या करती है दोस्तों? जड़ मिट्टी के कणे को परस्पर बांधे रखती है और पौधे को भूमि पर स्थिर रखती है। ये पौधे के पोषण के लिए जरूरी खनिज लवणों को भूमि से अवशोषित करके तनों के माध्यम से पहुंचाती है। ठीक है दोस्तों, क्या करती है? ये पौधे के पोषण के लिए जरूरी खनिज लवणों को
भूमि से अवशोषित करके तनों के माध्यम से पहुंचाती है। याद रखिएगा दोस्तों, जड़ें क्या करती है, वो भूमि से लवण, खनिज लवण को अवशोषित करके तने तक पहुंचाती है। अब बात करते हैं दोस्तों, जड़ को कितने भागों में बांटा गया है। सामान्यतः जड़ को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है दोस्तों, सामान्यतः मूल को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला प्राथमिक मूल, दूसरा द्वितीयक मूल। प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल। प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़। याद रखिएगा दोस्तों, जड़ के 2 भाग हैं, पहला प्राथमिक जड़, दूसरा द्वितीयक जड़। तो हम प्राथमिक जड़ पढ़ते हैं दोस्तों। पहले प्राथमिक जड़ क्या है, फिर द्वितीयक जड़ पढ़ेंगे दोस्तों। प्राथमिक मूल, जड़ का वह भाग जो अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से बनती है, उसे प्राथमिक मूल कहते हैं। प्राथमिक मूल क्या है दोस्तों? जड़ का वह भाग है जो अधिकांश द्विबीजपत्री पौधों में मूलांकुर के लंबे होने से बनती है, उसे प्राथमिक मूल कहते हैं, जो मिट्टी में उगती है। प्राथमिक मूल कहाँ उगती है दोस्तों? मिट्टी में उगती है। अब द्वितीयक मूल की ओर चलते हैं दोस्तों। द्वितीयक मूल, जड़ का वह भाग जो पार्श्वरीय मूल होती है, पार्श्वरीय मूल होती है, उस भाग को द्वितीयक मूल कहते हैं। जड़ का वह भाग जो पार्श्वरीय मूल होती है, उस भाग को द्वितीयक मूल कहते हैं। तो दोनों मूल कंप्लीट हो गए दोस्तों, मूल के दोनों भाग कंप्लीट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल अच्छी तरह से समझ लेते हैं दोस्तों। प्राथमिक मूल मैंने बताया, जड़ का वह भाग जो अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से बनती है। यानी कि दोस्तों जो प्राथमिक मूल है, देख रहे हैं दोस्तों, ये मूलांकुर के लंबे होने से बनती है। और द्वितीयक मूल में हमने कहा दोस्तों, जड़ का वह भाग जो पार्श्वरीय मूल होती है। यानी कि ये देखिए दोस्तों, द्वितीयक मूल हो गए, पार्श्व रूप में जो होते हैं उसे द्वितीयक मूल कहते हैं, द्वितीयक जड़ कहते हैं। तो पूरी तरह कंप्लीट हो गई दोस्तों, प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल पूरी तरह कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों मूल तंत्र। विभिन्न प्रकार का जड़ तंत्र, विभिन्न प्रकार के मूल तंत्र होते हैं। मूसला मूल तंत्र, प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएं मिलकर जो मूल तंत्र बनाती हैं उसे मूसला मूल तंत्र कहते हैं। प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएं मिलकर मूसला मूल तंत्र कहलाती हैं। उदाहरण में है दोस्तों सरसों का पौधा, सरसों का पौधा। दूसरा है झकड़ा मूल तंत्र, झकड़ा मूल तंत्र, एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल अल्पवायु होती है, अल्पायु होती है। यानी कि एक बीजपत्री पौधे में प्राथमिक मूल कम उम्र की होती है और इसके स्थान पर अनेक मूल निकल जाती है। ये मूल तने के आधार से निकलती है, जिसे झकड़ा मूल तंत्र कहते हैं। यानी कि समझ गए दोस्तों, झकड़ा मूल तंत्र क्या है? एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल अल्प आयु होती है और इसके स्थान पर अनेक मूल निकल जाती है, अनेक जड़ें निकल जाती है। ये मूल तने के आधार से निकलती है, जिसे झकड़ा मूल तंत्र कहते हैं। उदाहरण में है दोस्तों गेहूं का पौधा, गेहूं का पौधा। अब अगला मूल तंत्र का नाम है अपस्थानिक मूल तंत्र। कुछ पौधों जैसे घास तथा बरगद में जड़ मूलांकुर की बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती है। कुछ पौधे जैसे घास तथा बरगद में जड़ मूलांकुर की बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती है, जिसे अपस्थानिक मूल तंत्र कहते हैं।
याद रखिएगा दोस्तों, अपस्थानिक मूल तंत्र क्या होता है? कुछ पौधे जैसे घास तथा बरगद में जड़ मूलांकुर की बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती है, जिसे अपस्थानिक मूल तंत्र कहते हैं। अब अगला टॉपिक है दोस्तों, मूल के क्षेत्र, यानी कि जड़ का क्षेत्र हमें पढ़ना है दोस्तों। मूल का जो क्षेत्र होता है वो 3 भागों में बटा रहता है। मूल का जो क्षेत्र होता है वो 3 भागों में बटा रहता है। मेरिस्टेमी क्रियाओं का क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र, परिपक्व क्षेत्र। मूल का जो क्षेत्र होता है वो 3 भागों में बटा रहता है दोस्तों। पहला मेरिस्टेमी क्रियाओं का क्षेत्र, दूसरा दीर्घीकरण क्षेत्र और तीसरा परिपक्व क्षेत्र। ये तीनों पढ़ाने से पहले मैं कुछ और पढ़ाऊंगा दोस्तों, जिसका नाम है मूलगोप। मूलगोप क्या है? मूलगोप क्या है? मूल का शीर्ष जिस अंगुलित जैसी संरचना से ढका रहता है उसे मूलगोप कहते हैं। मूल का शीर्ष, जड़ का शीर्ष जिस अंगुलित जैसी संरचना से ढका रहता है उसे मूलगोप कहते हैं। मूलगोप कोमल शीर्ष की तब तक रक्षा करता है जब मूल मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है। मूलगोप क्या करता है दोस्तों? मूलगोप कोमल शीर्ष की तब तक रक्षा करता है जब जड़ मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा मूलगोप का क्या काम है? जड़ के शीर्ष का रक्षा करना। हाँ तो दोस्तों, मूल का क्षेत्र मूलगोप से लेकर परिपक्व क्षेत्र तक फैला रहता है। हमने अभी ऊपर में ही पढ़ाया दोस्तों कि मूल का क्षेत्र 3 भागों में बटा होता है। मेरिस्टेमी क्रियाओं का क्षेत्र, दीर्घीकरण का क्षेत्र, परिपक्व क्षेत्र। तो मूलगोप का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला रहता है दोस्तों? मूलगोप से लेकर के परिपक्व क्षेत्र तक। हाँ तो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं मेरिस्टेमी क्रियाओं का क्षेत्र। मेरिस्टेमी क्रियाओं का क्षेत्र पढ़ते हैं। मूलगोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर की संरचना को मेरिस्टेमी क्रियाओं का क्षेत्र कहते हैं। मूलगोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर की संरचना को मेरिस्टेमी क्रियाओं का क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी पतली भित्ति वाली होती है तथा उनमें सघन प्रोटोप्लाज्म होता है। दोस्तों, मेरिस्टेमी क्रियाओं का क्षेत्र में सघन प्रोटोप्लाज्म होता है। इनकी कोशिकाएं बहुत छोटी पतली भित्ति वाली होती है। तो मेरिस्टेमी क्रियाओं का क्षेत्र याद रखिएगा। अब अगले क्षेत्र में चलते हैं दोस्तों, जिसका नाम है दीर्घीकरण का क्षेत्र। दीर्घीकरण का क्षेत्र दोस्तों, मेरिस्टेमी क्रियाओं का क्षेत्र के समीप स्थित कोशिकाएं बहुत शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती हैं और मूल को लंबाई में बढ़ाती हैं। इस क्षेत्र को दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। मेरिस्टेमी क्रियाओं का क्षेत्र के समीप स्थित कोशिकाएं बहुत शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती हैं और मूल को लंबाई में बढ़ाती हैं, यानी कि जड़ को लंबाई में ये बढ़ाती हैं। दीर्घीकरण का क्षेत्र दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए मूल के कौन सा क्षेत्र है जो मूल को लंबाई में बढ़ाती है, तो आपको बताना है दीर्घीकरण का क्षेत्र। मूल को लंबाई में बढ़ाती है, इस क्षेत्र को दीर्घीकरण का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा क्षेत्र में चलते हैं, परिपक्व क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र का नाम है परिपक्व क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र के समीप स्थित क्षेत्र को परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र के समीप स्थित क्षेत्र को परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र से बहुत पतली तथा कोमल धागे की तरह की संरचनाएं निकलती है, जिन्हें मूल रोम कहते हैं। दोस्तों, इस क्षेत्र से बहुत पतली तथा कोमल धागे की तरह की संरचनाएं निकलती है, जिन्हें मूल रोम कहते हैं। ये मूल रोम मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। परिपक्व क्षेत्र क्या करते हैं दोस्तों?
मूलरोमों के द्वारा मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। परिपक्व क्षेत्र खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तीनों क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर से हम समझाते हैं दोस्तों पिक्चर के सहित। देखिए दोस्तों, ये है मूल के क्षेत्र। दोस्तों देखिए मूलगोप क्या है। मूलगोप में हमने बताया था कि मूल का शीर्ष जिस अंगुलित जैसी संरचना से ढका होता है उसे मूलगोप कहते हैं। देखिए अंगुलित जैसी संरचना है ना दोस्तों, ये है मूलगोप। ठीक है दोस्तों, अब फिर हम बताए थे मेरी अष्टमी क्रियाओं का क्षेत्र। जो देखिए दोस्तों मेरी अष्टमी क्रियाओं का जो क्षेत्र है मूलगोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर के क्षेत्र को मेरी अष्टमी क्रियाओं का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और मेरी अष्टमी क्रियाओं के क्षेत्र के ऊपर वाले भाग जो हमेशा बढ़ती रहती है, बहुत बराबर से बढ़ती रहती है दोस्तों, लंबाई में बढ़ाती रहती है, वो दीर्घीकरण क्षेत्र देख रहे हैं दोस्तों, ये है। और परिपक्व क्षेत्र ये है दोस्तों, परिपक्व क्षेत्र जिसमें मूल रोम निकला हुआ है। आप देख ही रहे हैं दोस्तों, मूल रोम जो खनिज लवणों का अवशोषण करती है, मूल रोम। और मेरी अष्टमी क्रियाओं का क्षेत्र लंबाई में बढ़ाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब ये तो कंप्लीट हो चुकी है मूल के क्षेत्र। अब चलते हैं हम दोस्तों मूल के रूपांतरण की ओर। जड़ का रूपांतरण कैसे होता है यह भी पढ़ लेते हैं। मूल का रूपांतरण यानी कि जड़ का रूपांतरण कैसे होता है, देखिए दोस्तों। पादपों की मूल यानी कि पौधों की जड़ पानी तथा खनिज लवण के अवशोषण तथा संवाहन के अतिरिक्त भी अन्य कार्यों को करने के लिए अपने आकार तथा संरचना को रूपांतरित करना पड़ता है। संरचना के लिए रूपांतरित कर लेती है। ठीक है दोस्तों, पादपों की पौधों की जड़ पानी तथा खनिज लवणों के अवशोषण तथा वहन यहाँ से वहां पहुंचाने के अतिरिक्त भी अन्य कार्यों को करने के लिए अपने आकार को बदलना पड़ता है, अपनी संरचना को अलग ढंग से रूपांतरित करनी पड़ती है दोस्तों। वे भोजन संचय करने के लिए, सहारे के लिए, श्वसन के लिए अपने आप को रूपांतरित करती है। ठीक है दोस्तों, किस चीज के लिए पौधे अपने आप को रूपांतरित करते हैं? भोजन संचयन करने के लिए, सहारे के लिए, श्वसन के लिए अपने आप को रूपांतरित करती हैं। इसी को मूल का रूपांतरण कहते हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं दोस्तों। गाजर तथा शलजम की मूसला मूल तंत्र तथा शकरकंद की अपस्थानिक मूल तंत्र भोजन को संग्रहित करने के कारण फूल जाती है। ठीक है दोस्तों, गाजर तथा शलजम की जो जड़ होती है तथा शकरकंद की जो जड़ होती है भोजन को संग्रहित करने के कारण फूल जाती है, यानी कि अपने आकार को बदल लेती है, रूपांतरित कर लेती है। ठीक है दोस्तों, तो ये मूल पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है, जड़ पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। तो जड़ पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब अगले वीडियो में हम ये सभी आकृति बताएंगे दोस्तों, पढ़ेंगे दोस्तों, हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में ये सभी आकृति। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों। जो भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करें दोस्तों, अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो दोस्तों अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले। तो और अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर करें दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप रिवाइज करते रहें। जय हिंद दोस्तों।